Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Lucknow Pact 1916. Well, तो आज हम इस वीडियो में लखनऊ पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, इसकी हम बैकग्राउंड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसके डिमांड्स को कवर करेंगे और इसकी इम्पैक्ट्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक्चुअली क्या हुआ था कि दिसंबर 1916 में एक जॉइंट सेशन हुई थी। किनके दरमियान? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था जिसको हम क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। और चूंकि ये एग्रीमेंट लखनऊ के मकाम पर हुआ था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लखनऊ पैक्ट। और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस लीग स्कीम। तो अब डिस्कस करते हैं लखनऊ पैक्ट की बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड में क्या हुआ था? दैट इन द ईयर 1913 में 2 इवेंट्स हुए थे एंड दैट 2 इवेंट्स काज ग्रेट डील ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग्स दी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वो 2 इवेंट्स कौन से थे? वो थे, फर्स्ट था कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था जो अलीगढ़ कॉलेज थी उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। एक ये कॉज था। दूसरा कॉज या रीज़न ये था कि कानपुर मॉस्क की इंसिडेंट हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा उन्होंने डिमोलिश कर दिया था इन ऑर्डर टू क्लियर द पाथ फॉर हाईवे, जिसकी बाद क्या हुआ था, मुस्लिम्स ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी एंड इन काउंटर रिएक्शन जो उस टाइम इंग्लिश डिप्टी कमिश्नर था उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि उन जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उन पर फायरिंग कर दी जाए। तो उस फायरिंग में क्या हुआ था, बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, बच्चे जख्मी हुए थे, मारे गए थे। तो इस इवेंट के बाद क्या हुआ था कि मुसलमान इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने अपनी लीग जो मुस्लिम लीग पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए एंड दैट अमेंडमेंट्स ब्रोट द लीग क्लोजर टू द कांग्रेस। If you remember that we have discussed during the formation of Muslim League Party, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया हुआ था। मैं यहाँ पे दोबारा से बताती चलूँ वो क्या था कि द मुस्लिम विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, they will remove misconception against the government with regard to any of the measures। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स कर दिए मुस्लिम लीग पार्टी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1914 में एक और इवेंट पेश आया, मींस के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई यूरोप में, जिसमें ब्रिटिश ने वॉर में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट दी सेंट्रल पावर, मींस के एलाइट पावर में शामिल होने का फैसला कर दिया। और सेंट्रल पावर में कौन थी? ऑटोमन एम्पायर मीन टर्की शामिल था। जबकि मुसलमान जो थे वो टर्की के जो खलीफा थे उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। तो ये भी एक कॉज थी जिसकी वजह से मुसलमान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ फ्रस्ट्रेट हो गए थे। So during the World War First, the British government wanted to gratify the Indian people in order to get their support in cooperation. Then क्या हुआ कि उस टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड was appointed as the Viceroy of India। तो उसके बाद क्या हुआ कि न्यूज़ फैल गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट was intended to introduce some political reforms in India। ठीक है, तो उसके बाद जब ये न्यूज़ फैल गई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सोचा कि इट नेसेसरी टू क्लेरिफाई द व्यू पॉइंट ऑफ द नेटिव पीपल बिफोर एनी स्टेप वाज टू बी टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो व्यू पॉइंट्स क्या थे? वो यही थे जो कि लखनऊ पैक्ट की सूरत में दोनों पार्टीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख दिए। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों पार्टीज ने इस चीज़ को भी रियलाइज़ करने की कोशिश की कि अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खात्मे पर हमें कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करना है तो हम दोनों को मिलकर कोऑपरेट करना है। मींस हिंदू और मुस्लिम्स को एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके एक जॉइंट डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखनी है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज एटीट्यूड, the
the Muslim League and the Congress Party held their annual session at Bombay in December 1915. So during the annual session कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसमें कहा गया कि हम एक कमेटी को अपॉइंट करेंगे जो कि हिंदू और मुसलमान जो रिफॉर्म्स चाहते हैं उनको फॉर्मुलेट करेंगी. सो क्या होता है कि दैट कमेटी submitted a memorandum to the Viceroy in September 1916. But हुआ क्या कि that memorandum did not influence the mind of the Viceroy and the Secretary of State of India. Then finally by the efforts of कायद-ए-आज़म इन दोनों पार्टीज के दरमियान एक जॉइंट सेशन हुआ लखनऊ के मकाम पर दिसंबर 1916 में, और इस सेशन को महाराजा अली मोहम्मद खान जो कि चेयरमैन ऑफ रिसेप्शन कमेटी था उन्होंने अरेंज किया था. और यूं ये जो सेशन थी वो 30 to 31 दिसंबर केसर बाग बरादरी जो कि लखनऊ में है वहाँ पर ये हेल्ड हुआ था. और यूं इन दोनों पार्टीज के दरमियान यूनैनिमसली एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट को हम हिस्ट्री में लखनऊ पैक्ट या मिसाकी लखनऊ के नाम से हम जानते हैं. नाउ दिस स्लाइड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसको समझने की कोशिश करें. ठीक है, सो आते हैं डिमांड्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट डिमांड उनका था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हवाले से. एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्होंने क्या कहा कि हमें दोनों ने डिमांड रख दी कि हमें इसमें 50% सीट्स दी जाए. इफ़ यू रिमेंबर हमने जब 1892 का एक्ट डिस्कस किया हुआ था उसमें हमने डिस्कस क्या किया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स इस काउंसिल में शामिल थी, कोई इंडियन मेंबर इसमें शामिल नहीं था. इसके बाद 1909 का एक्ट जब आया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर को इंडियन शामिल कर दिया, वो या तो मुसलमान होता था या हिंदू होता था. ठीक है, तो इस लखनऊ पैक्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिमांड रख दी कि हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 50% सीट्स दे दी जाए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इम्पोर्टेंस का बखूबी पता था. तो उन्होंने इस वजह से ये डिमांड रख दी कि हमें इसमें 50% सीट्स दे दी जाए. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था लेजिस्लेटिव काउंसिल के हवाले से. उन्होंने कहा कि इससे पहले जो एक्ट हमने डिस्कस किया था इसमें हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 मेंबर्स शामिल कर दिए इंडियन की. ठीक है, तो इस लखनऊ पैक्ट में उन्होंने क्या डिमांड रख दी कि हमें 60 के बजाय हमें 150 सीट्स दे दी जाए, जबकि 150 सीट्स का मतलब था 80% सीट्स दी जाए. और जब 80% सीट्स इनको हासिल होंगे तो साथ में उन्होंने ये डिमांड भी रख दी कि हमें डिसीजन मेकिंग की पावर भी दी जाए. अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करने की कोशिश करूं तो 150 सीट्स में उन्होंने कहा कि 75% सीट्स जो होंगे वो इंडियंस के होंगे और उस 75% में से 25 सीट्स जो होंगे वो मुस्लिम्स के होंगे. मींस 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दे दी जाए. थर्ड उनका डिमांड था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि मैं कई बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक गवर्नर जनरल के अंडर 2 काउंसिल्स होती है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दूसरा जुडिशरी काउंसिल. ठीक है, तो होता क्या था कि उस टाइम जो जज होता था जो जुडिशरी फंक्शन परफॉर्म करता था तो वो एक तरफ मतलब जुडिशरी फंक्शंस को भी देखता था और दूसरी तरफ वो गवर्नर जनरल के साथ एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज को भी परफॉर्म करता था. तो हिंदू और मुस्लिम ने क्या डिमांड रख दी कि इन दोनों को अलग अलग कर दी जाए. ठीक है, फोर्थ उनका क्या डिमांड था, फोर्थ था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. मींस सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए ताकि इंडियन जो है अपने लिए खुद गवर्नर को इलेक्ट कर सके, क्योंकि उस टाइम जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स होते थे वो इंग्लिश मैन होते थे. ठीक है, फिफ्थ उन्होंने क्या कहा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स होता था तो उनको जो सैलरीज दी जाती थी या उनके कौंसल्स को जो सैलरीज दी जाती थी वो इंडियन ख़जाने से दी जाती थी. तो लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड रख दी गई कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडियन ख़जाने से नहीं बल्कि
برٹش کے خزانے سے ان کو پے کر دیا جائے. اور اتنا بڑا ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ مطلب اتنا زیادہ کونسل ممبرز رکھنے کی بجائے صرف اور صرف 2 اسسٹنٹس ہونی چاہیے. ایک اسسٹنٹ برٹش سے ہونا چاہیے اور دوسرا انڈین سے ہونا چاہیے، تاکہ جب برٹش پارلیمنٹ کے سامنے کوئی بات منوانی ہو تو اس کا انڈین کو بھی پتا ہو. تو یہ ساتھ میں 5 نمبر پہ یہ ڈیمانڈ رکھتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا کہا گیا؟ نیکسٹ کہا گیا کہ نو بل شوڈ بی پاسڈ اف دا بل از اپوزڈ بائی 3/4 آف دی ممبر آف لیجسلیٹو کونسل. کلیئر. لاسٹ ہے کہ دا سسٹم آف ویٹیج شوڈ بی اڈاپٹیڈ، مینس کہ آبادی کے تناسب سے سینٹر میں بھی پروونشل میں بھی پروونشل لیجسلیشن یا ایگزیکٹو کونسل دونوں میں آبادی کے لحاظ سے سیٹس ہونی چاہیے. تو سسٹم آف ویٹیج کو بھی اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. So these all were the demands of the Lucknow Pact. So the Lucknow Pact was a landmark in the political history. It was a great achievement in the political history of India. کیونکہ اس لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایکویلٹی پیدا ہو گئی تھی، اور فار دا فرسٹ ٹائم کانگریس نے مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن کی ڈیمانڈ تھی یا سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو ڈیمانڈ تھا اس کو تسلیم کر دیا تھا. اور سب سے بڑی بات کہ فار دا فرسٹ ٹائم دونوں ہندو اور مسلم نے ایک یونائٹڈ ایکشن دیا تھا اگینسٹ دی برٹش، مینس اپنی ڈیمانڈ رکھ دی تھی. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو دا مسٹر جناح، کیونکہ ان کی ان تک محنت کی وجہ سے یہ ہارمونیس سچویشن ان دونوں پارٹیز کے درمیان کریٹ ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل ملا تھا، جس کو سروجنی نیڈو نے دیا تھا. So this was all about the Lucknow Pact. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.